हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, पहला सब्जेक्ट लागत लेखांकन। 11th एंड 12th में जो आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ा उसका नाम था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। विच अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द अकाउंटिंग विच इज स्टडीड यू बाय यू in 11th and 12th was financial accounting, बट हम यहाँ अब लागत लेखांकन का अध्ययन करेंगे। बट नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। 11th 12th में आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया था। इसके अलावा कुछ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने अकाउंटिंग पार्ट में पढ़ी थी। बट यहाँ फील्ड बिल्कुल नया है। हम यहाँ लागत लेखांकन के बारे में बात करेंगे। लेखांकन की अनेक शाखाएं हैं। आपने 11th बेसिक इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और भी बहुत कुछ। लेखांकन की अनेक शाखाएं, जिनमें से एक शाखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो आप लोगों ने 11th एंड 12th में पढ़ी। अब हम लेखांकन की दूसरी शाखा लागत लेखांकन स्टार्ट करने वाले हैं। यह शाखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। तो डिटेल अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करें कि कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका उद्गम, ओरिजिन कब से हुआ। ओरिजिन तो कहा जा सकता है सिंस 1944। भारत में लागत लेखांकन, इसका प्रारंभ, इसकी शुरुआत, इसकी उत्पत्ति 1944 से हुई। कॉस्ट अकाउंटिंग। देन लागत लेखांकन के संबंध में सर्वोच्च संस्था, हाईएस्ट बॉडी, कौन कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करता है, उसका नाम है ICWAI, जिसकी स्थापना 1947 में इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट के रूप में हुई। बिल्कुल स्वतंत्र अस्तित्व इस संस्था का रखा गया, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। भारत में लागत लेखों को मैनेज करने वाली संस्था, सर्वोच्च संस्था का नाम ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया था। बट नाउ इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अभी वर्तमान में इसका नाम ICAI रखा गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखें, जिस प्रकार CA नाम सुना है आपने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनकी हाईएस्ट बॉडी का नाम भी ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में हाईएस्ट कॉर्पोरेट बॉडी कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपने CSB नाम सुना होगा, कंपनी सेक्रेटरी, उसकी हाईएस्ट बॉडी का नाम है ICSI।
SI, CS के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखें, आप कॉमर्स वालों के फील्ड भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके लिए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये सर्वोच्च संस्थान है। तो ये इसका कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले भारत में कॉस्ट अकाउंटिंग कब से प्रारंभ हुआ? 1944। इसको मैनेज करने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? ICAI। बस केवल ये दो ही पॉइंट आपको अभी इस स्लाइड में समझना है, कोई दिक्कत? अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की, कि लागत लेखांकन इसका विकास क्यों हुआ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे पुराना अकाउंटिंग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की क्यों जरूरत पड़ी? कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? लागत लेखांकन के उद्देश्य। तो हम बात करते हैं, लागत लेखांकन का विकास हुआ टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। सपोज आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, निर्माता हैं, आप कोई रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाया करते हैं। सपोज आप शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप जूते बनाया करते हैं। आपने जो शूज़ बनाए, एक जूते की कॉस्ट क्या रही, उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी अकाउंटिंग काम में आती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस और टेंडर प्राइस। आपने शूज जूता बना तो लिया, उसकी कॉस्ट पर यूनिट, एक जूता आपके पड़ा 500 रुपए में पर यूनिट। अब इसको हम सेल कितने में करें? क्या सेलिंग प्राइस अपनी मनमर्जी से ही रख लें, 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़, या कैसे रखें? हमारी कंपनी का सिस्टम है कि हम हमेशा कॉस्ट में 20% प्रॉफिट जोड़ के सेल किया करते हैं। कितना परसेंट? 20%। तो बताओ हम इस यूनिट को, इस शूज़ को कितने रुपए में सेल करेंगे? 500 रुपीज़ कॉस्ट है, तो इसका 20% प्रॉफिट होता है 100 रुपीज़। तो हमारा सेलिंग प्राइस इसका रहेगा 600 रुपीज़। 11th-12th में जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट की जानकारी नहीं देता। उसकी इन्हीं कमियों की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्भव हुआ, विकास हुआ। इन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लागत से संबंधित, कॉस्ट से रिलेटेड हर एक मद को, हर एक आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करके सारांश के रूप में, अनेक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उन्हीं रिपोर्ट्स के थ्रू हमारे को कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट की जानकारी होती है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा नेक्स्ट पर्पज है टू रिकॉर्ड इंटरनल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप संस्था और बाहरी व्यक्तियों के बीच हुए लेन देनों को रिकॉर्ड किया करते थे। जैसे मोहन को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू मोहन, इसकी आप कुछ जर्नल एंट्री किया करते थे। बताओ क्या? गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को माल बेचा, तो आप एंट्री करते थे मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किराया चुकाया, रेंट पेड, इसकी आप एंट्री करते थे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिनेश से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश, तो इसका एंट्री आप करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आप लोगों ने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए वो थे एक संस्था और आउटसाइडर्स के बीच वाले ट्रांजैक्शंस। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? इंटरनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे, जरा आप समझें। यह आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में एक तो स्टोर रूम होगा, एक फैक्ट्री डिपार्टमेंट भी होगा और भी ढेर सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। गोडाउन कह दो, वेयर हाउस कह दो, या और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। आप शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले हैं। शूज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या रिक्वायर्ड होता है? लेदर, सॉल, पिन, चिपकाने के लिए पेस्ट, थ्रेड, धागा वगैरह। ये जितने भी रॉ मटेरियल हैं ये सब कहाँ रहा करते हैं? कंपनी में स्टोर रूम में। शूज़ कहाँ बना करता है? जूता कहाँ बनेगा? फैक्ट्री में। सपोज फैक्ट्री वाले को लेदर रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो वो कहाँ से आएगा? स्टोर से। सपोज स्टोर रूम वाले ने फैक्ट्री वाले को लेदर ट्रांसफर किया, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर टू फैक्ट्री। बताओ इसका एंट्री क्या होगा? कंपनी अपनी है, अपनी ही कंपनी में इधर स्टोर से मटेरियल निकल के कहाँ गया? फैक्ट्री में। इसकी एंट्री क्या होती है? क्या कभी हमने पढ़ी? आप बोलना चाहो तो बोल देंगे भी। क्या? फैक्ट्री अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स अकाउंट। फैक्ट्री रिसीवर है तो डेबिट टू रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। स्टोर रूम से जा रहा है तो टू स्टोर, देने वाले को क्रेडिट करो। बट नॉट, यहाँ अकाउंटिंग का सिस्टम अलग है। इंटरनल रिकॉर्ड्स को, इंटरनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी अकाउंटिंग का प्रयोग किया जाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करती, इंटरनल डाटा प्रोवाइड नहीं करती, डिपार्टमेंट वाइज डाटा प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास हुआ। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है to analyze, to provide informations to management for decision making. कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है जो मैनेजमेंट को कुछ जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराती है ताकि मैनेजमेंट कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस समय पर ले सकें। बड़ी कंपनीज में मैनेजर्स को अनेक निर्णय समय पर लेने होते हैं। क्विक डिसीजन के लिए उनको कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डाटा की आवश्यकता होती है। वो रिपोर्ट्स, वो डाटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड नहीं करवाता। उसके लिए जरूरी सूचनाएं कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, टू कंट्रोल और रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग को अपनाने का एक उद्देश्य ये भी है ताकि हम हमारी कॉस्ट को क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते।
सेपरेट डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट भी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसकी भी जानकारी होती है। सेपरेट डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट या सेल्स, जो भी आपको कॉस्ट का किसी भी वे में आप क्लासिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड है तो सभी क्लासिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करवाता है कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो एक बार वापस इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट, प्रति इकाई लागत की जानकारी। एक जूता कितने रुपए का पड़ा? टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस, एक शूज की सेलिंग प्राइस क्या रखी जाए, इसका डिटर्मिनेशन भी इसी के माध्यम से हुआ करता है। टू रिकॉर्ड इंटरनल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग संस्था और बाहरी व्यक्तियों के बीच के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए उनको रिकॉर्ड करता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय के पर्पज से मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के उद्देश्य से जरूरी सूचनाएं समय पर उपलब्ध करवाता है। टू कंट्रोल और रिड्यूस कॉस्ट, यह लागत लेखांकन लागतों को कम करने के उद्देश्य से भी प्रयोग में लिया जाता है। तो तीन चीजें हमने अभी तक बात करी। लागत लेखांकन, इसका विकास भारत में कब से हुआ? 1944। गुड। दूसरी हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भारत में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। पहले इसका नाम क्या था? ICWAI, वर्तमान में इसका नाम ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं? लागत लेखांकन के उद्देश्य वही हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियां हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको कॉस्ट पर यूनिट का पता नहीं लगता था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का पता भी नहीं लगता था, हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वह इंटरनल ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड नहीं करता था और हमारी कुछ लीगल बाउंडेशंस भी है, इसलिए हमको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में ही आगे। अब हम शुरू करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें कॉस्ट से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करने से लेकर के कॉस्ट से रिलेटेड रिपोर्ट प्रिपेयर करने तक की प्रोसेस इसमें इंक्लूड होती है। बट हम पूरी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आज बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। लागत क्या है? सबने नाम सुना हुआ है कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स खर्चे, मीन्स एक्सपेंसेस। बिल्कुल, कॉस्ट का मतलब वही है विच आर एक्सपेंडेड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितने भी खर्च हुए, जितने भी एक्सपेंसेस हुए, उन सभी खर्चों को हम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे याद करो और रिकॉल करें कि आपने 11th-12th में बहुत सारे एक्सपेंसेस के नाम सुने होंगे, खर्चों के नाम सुने होंगे, कॉस्ट के नाम सुने होंगे। सैलरी, रेंट, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, postage and stamps, petrol expenses, diesel expenses, depreciation, wages, octroi, carriers inward, royalty, such and such, a lot of expenses. कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, तो बहुत सिंपल से शब्दों में कहना है वो सभी खर्चे जो किसी प्रोडक्ट के निर्माण में खर्च होते हैं और उन सभी खर्चों को सम्मिलित रूप से लागत का नाम दिया गया है। बट इन आवर कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। यहां कॉस्ट का क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग से है। कॉस्ट को यहां पर 3 भागों में बांटा गया है। कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। मटेरियल कॉस्ट,
लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। आपको आज के बाद कभी भी कोई पूछे कि कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, कॉस्ट में किस किस को इंक्लूड किया जाता है, तो यू कैन से कि कॉस्ट हैज फॉलोइंग 3 टाइप्स। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं। क्या क्या? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस कॉस्ट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। अभी हम यहाँ डिटेल्ड वापस बात करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज यू आर ए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप जूता बनाने वाली एक कंपनी के मालिक हैं। बताओ आपको शू को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए कौन कौन से खर्च करने होंगे? क्या शूज को बनाने के लिए ये लगेगा कि नहीं? मटेरियल लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। बताओ शूज को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगने वाला है? सबसे बड़ा खर्च लेदर, सेकंड सॉल नीचे का, और बताइए। पिन, कोई कीले वगैरह या पिन्स वगैरह, पेस्ट, उसको चिपकाने के लिए कोई पेस्ट वगैरह, फेविकॉल या कुछ भी XYZ, उसमें कोई लेस वगैरह भी लगती होगी वो, एंड एनी डिज़ाइन, कोई डिज़ाइन भी उसके अंदर लग सकती है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओ उसमें मटेरियल का खर्चा लगना ही लगना है। अभी शूज़ बनाएंगे तो उसमें इतने सारे मटेरियल लगने वाले हैं, बट ये सारा मटेरियल ऑटोमेटिक शूज़ में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ये सारा रॉ मटेरियल आपने एक जगह रखा तो ये ऑटोमेटिकली फिनिश्ड गुड्स बोले तो शूज़ में कन्वर्ट ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसको शूज़ में कन्वर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लेबर। कंपनी में आपके बहुत सारी लेबर्स भी वर्किंग करती है। कौन कौन सी लेबर हो सकती है, जरा आइडिया दें। कौन कौन से वर्कर्स हो सकते हैं? एक तो असली वर्कर कह सकते हैं, जो रियल में लेदर की कटिंग करता है, उसका स्विंग, सिलाई करता है, पॉलिश करता है, लेस लगाता है, डिज़ाइन लगाता है, मे बी मैनुअली और मे बी विद द यूज़ ऑफ मशीन। मशीन की सहायता से भी कर सकता है और बिना मशीन के भी। कुल मिला के इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा कंपनी में बहुत तरह की लेबर होती है, ये भी कंपनी में होता है। कंपनी में ये भी होता है। कंपनी में ये भी होता है। वॉचमैन, स्टाफ, ऑफिस स्टाफ भी है। यहाँ तक कि कंपनी का जनरल मैनेजर भी कंपनी के लिए एक लेबर ही है। तो एक कंपनी को लेबर के नाम से इतने जनों को सैलरी या वेजेस का पेमेंट करना होता है। बट एक बात और बताएं, सारा रॉ मटेरियल आ गया, लेबर भी आ गई, इनको भी हमने वेजेस दिया, बट क्या ये लेबर अपने मटेरियल का सिलाई या पॉलिशिंग या जो भी वर्किंग प्रोसेसिंग उसमें करना है, इसको रोड पे बैठ के करेगा? नहीं, ये सारा काम शूज़ बनने का होगा कंपनी में, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में इनके अलावा, मटेरियल और लेबर के अलावा भी अदर एक्सपेंसेस होंगे, लाइक फैक्ट्री का लाइट बिल, फैक्ट्री में जो मशीन्स काम कर रही है उनका डेप्रिसिएशन, उनमें कोई ऑयल ग्रीस वगैरह। इसके अलावा भी स्टाफ है तो उनका स्टाफ का सैलरी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पेट्रोल, डीजल, ढेर सारे अदर एक्सपेंसेस भी होंगे। तो थर्ड कैटेगरी यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? एक्सपेंसेस। तो अभी आप शायद समझ गए होंगे कि कॉस्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंस कॉस्ट। मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओ उसमें लगना ही लगना है, लेबर भी उस प्रोडक्ट में लगना है,
अदर एक्सपेंसेस भी होने ही होने हैं। सपोज आप बुक्स बनाने वाले हैं, रजिस्टर, कॉपी, पेन वगैरह, तो उसके अंदर मटेरियल लगेगा। बुक बनाने वाले हैं तो पेपर, पेन चिपकाने के लिए फेविकोल, थ्रेड, सिलाई के लिए धागा, लेबर भी लगेगा। अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, मशीन्स वगैरह की या ऑफिस वगैरह के अदर एक्सपेंसेस। तो आज से ध्यान रखें, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट का डेफिनेशन अलग है। यहाँ कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कॉस्ट को 3 भागों में बांटा गया है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंस कॉस्ट। तो बस आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आज आपने सीखा कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। एक बार वापस 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका भारत में कब से विकास हुआ? सिंस 1944। इसकी सर्वोच्च संस्था ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कॉस्ट अकाउंटिंग के उद्देश्य भी हमने बात किए। इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके उद्देश्य वही है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लिमिटेशंस हैं। उद्देश्य कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना, टेंडर प्राइस या सेलिंग प्राइस का पता लगाना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना या कॉस्ट को रिड्यूस करना, इंटरनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और मैनेजमेंट को समय समय पर डिसीजन मेकिंग की पर्पज से उचित सूचनाएं प्रदान करना। देन हमने बात किया द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। कोई भी प्रोडक्ट बनाओ उसमें मटेरियल लगना ही लगना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाएं उसमें लेबर की कॉस्ट भी होनी ही होनी है, एंड अदर एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे बचे उन सबको यहाँ इन एक्सपेंस कॉस्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो आज केवल इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। बाय।